घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। मसर्रत की रिहाई पर संसद से सड़क तक हंगामा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में दिया बयान। आक्रोश में शामिल है सरकार की आवाज। विपक्ष को देशभक्ति न सिखाने की दी नसीहत। और भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को सरकार ने बताया किसान हितैषी। कांग्रेस ने कहा संशोधन बर्दाश्त नहीं। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। सबसे पहले कश्मीर में अलगाववादी को रिहाई के बाद ये मामला बिल्कुल तूल पकड़ लिया है और विपक्ष और संसद में जो आज ठनी और उसके बाद प्रधानमंत्री को आके जवाब देना पड़ा। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा वो आपको हम कुछ अंश दिखाते हैं कि विपक्ष नेता ने क्या कहा। संसद के अंदर में जो कहा है बातें वो आपको हम दिखाएंगे और उसके बाद राजनाथ सिंह और फिर प्रधानमंत्री ने जो बयान दिए हैं वो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। अलगाववादी नेता के रिहाई को लेकर कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन जो ही इसकी रिहाई की जानकारी मिली तुरंत जम्मू कश्मीर के स्टेट होम डिपार्टमेंट से हमने पूरी रिपोर्ट मांगी और वह रिपोर्ट Nothing will go on record. Nothing will go on record. Only Home Minister. क्यों नहीं? और वह रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस देश में पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिक्योरिटी का जब भी कोई सवाल खड़ा होगा, हमारी सरकार किसी भी सूरत में उससे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, खुद आप सुने। सदन में और देश में जो आक्रोश है उस आक्रोश में मैं भी मेरा स्वर मिलाता हूं। यह आक्रोश किसी दल का नहीं है, यह आक्रोश देश का है। यह आक्रोश उस बेंच का और इस बेंच का नहीं है, यह आक्रोश पूरे सदन का है। और हम एक स्वर से अलगाववादी ताकतों को, अलगाववाद को समर्थन करने वालों को और कानून का दुरुपयोग करने वालों को हम हमारा आक्रोश अभिव्यक्त करते हैं। और आने वाले दिनों में सदन जो एकता और अखंडितता के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे ये सरकार उठाएगी। मोदी जी चुप क्यों हैं? मैंने उस सदन में भी इस विषय में विस्तार से अपनी बात कही थी और इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें चुप रहना पड़े। हम इन विषयों में वो लोग हैं जिन्होंने इन्हीं आदर्शों के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलि दिया है और इसलिए कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। कृपा करके हमें देशभक्ति मत सिखाएं। समय आने पर अवश्य राजनीतिक टिप्पणियां करें। भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार में हिस्सेदार हैं, इसके लिए आप उसकी भरपूर आलोचना भी करें और वो आपका हक भी है और होनी भी चाहिए। लेकिन हम ऐसा न करें कि देश की एकता के संबंध में हमारे भिन्न स्वर है। ये मैसेज न दुनिया में जाना चाहिए, न कश्मीर में जाना चाहिए, न देश में जाना चाहिए। और इसलिए मैं इस सदन को और पूरे देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि सरकार ऐसी किसी भी हरकतों को स्वीकार नहीं करती है। देश की एकता और अखंडता में कोई समझौता हमें मंजूर नहीं है। और इसके बाद तमाम अलग अलग राजनेताओं ने इस प्रधानमंत्री के बयान पर भी जो बयान दिए वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर से स्वागत है। हम दिखा रहे थे आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लोकसभा में जो बयान दिया, उस बयान पे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले आरजेडी और कांग्रेस के सांसद ने भी इसका विरोध किया। कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा सुरजेवाला ने, वो आपको हम दिखाते हैं। प्रधानमंत्री और सरकार एक विशेष राजनीतिक दल नहीं, पूरे देश के कर्णधार हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल देश में और जम्मू कश्मीर में सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार राष्ट्रहित को तिलांजलि नहीं दे सकती। आज देश की संसद में प्रधानमंत्री जी का बयान मात्र पल्ला झाड़ने से अधिक कुछ नहीं था। गिरीश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कश्मीर में आपने बहुत दिन काम किया है, ये जो कुछ अभी स्थिति है और जो प्रधानमंत्री विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि हमें आप देशभक्ति न सिखाएं, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमें भी आक्रोश है, तो सवाल ये है कि आप सरकार में भी हैं, आक्रोशित भी हैं, तो फिर करेगा कौन? इस स्थिति को कौन ठीक करेगा? इस विषय में मुझे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ और प्रजा परिषद ने जो आंदोलन किए वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इस बार ही बीजेपी को वहां जनाधार मिला, लेकिन जम्मू में ही मिला। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे देश भर में 5 साल का राज होता है, वहां 6 साल का राज है। अभी कहीं ना कहीं जो है एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान तो नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती स्थिति है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे को भी जो लोग मिले वहां पर, अब मुफ्ती मोहम्मद सईद भी जो है पुराने कांग्रेसी व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई, तो उनकी ठीक प्रकार से पढ़ाई होनी चाहिए थी। जिनकी पढ़ाई ठीक से हो गई वो क्या कर रहे हैं? मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि आप अपनी बात नहीं करें, लेकिन अभी अपने पास में वहां पर जो काम होना बाकी है, ये शुरू में ही सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन हम भी किस पर विश्वास करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जो अपने आप को तथाकथित रूप से एक तरीके से राष्ट्रवादी कहते हैं, या कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, या सेना से जुड़े रहे, ऐसे सब लोगों के साथ मिलकर के ही हम लोग वहां पर कुछ कर सकते हैं ना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ कह रहे हैं, आज आप आक्रोशित भी हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप हमें देशभक्ति भी ना सिखाएं। एक बात और आप लोगों की जो ये भी कह रहे हैं कि जो चिंताएं हैं वो भी दुरुस्त हैं। देश में जो कानून लागू हो चुके हैं, ऐसे कई कानून अभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुए हैं। नहीं, यहाँ सवाल उसका कानून का नहीं है। सवाल है कि आप बीजेपी अगर सरकार के जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो आप सरकार से बाहर आइए, नहीं तो जो अंदर जिसको बाहर किया उसको अंदर करिए, 2 में से एक काम करिए। ऐसा है कि वहां की सरकार ने जो निर्णय लिया है जी, उन्होंने ये कहा करके लिया है कि हम लोग जो है जम्मू कश्मीर में शांति की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। चलिए पुष्पेंद्र, मैं आपके क्या ये शाम जो बात कह रहे हैं वहां की सरकार का दलील दे रहे हैं, लेकिन वहां पे तमाम चीजें जो कुछ अभी तक जब से सरकार का गठन हुआ और अब तक लेके आप अगर देखें तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है देश को देने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब पीडीपी की पीआरओ हो गई है, और उनको लगता है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो पूरे सदन में आक्रोश है, उस आक्रोश के साथ मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं।
तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री भी आक्रोशित है, विपक्ष भी आक्रोशित है और देश में सब कुछ हो रहा है, संसद में भी आक्रोश में जता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ये पूरे आक्रोश को क्या यूएनओ के लोग आके ठंडा करेंगे? ये प्रधानमंत्री का ये भाषण जो है, मुझे सिवाय जुमलेबाजी और लफ्फाजी के अलावा कुछ नहीं लगता। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये देश के प्रधानमंत्री हैं या देश के संतरी हैं जिनको ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? वहां सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी हुई हैं और कोई भी कह रहे हैं कि साहब हमसे कोई भी निर्णय पूछ के नहीं हो रहा। तो फिर आप जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पे आपने सरकार बनाई है और देश के प्रधानमंत्री से अगर देश का पूरा विपक्ष और लोग सवाल का जवाब मांगे तो वो कहें कि हमसे पूछ के कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ये देश किसके भरोसे चल रहा है? सवाल यह नहीं है कि आपने एक्स को छोड़ा, वाई को छोड़ा, औरों को छोड़ा, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन यही घटनाएं जब दूसरी पार्टियां करती थी तो राष्ट्रहित ऐसा लगता था कि आसमान को टच करने लगता था। और सडनली वो ये कह रहे हैं कि हम वो पार्टी हैं जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान तो 1953 में हुआ था और इसलिए हुआ था कि वो वहां जो परमिट लेकर के वैली में जाना होता था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए वहां गए, उसके बाद वो मार दिए गए। लेकिन प्रधानमंत्री उसी की बात, उसी विधान और उस झंडे की और जो निशान की बात थी जिसको ये कहते रहे पिछले 50 साल से, देश के बच्चे को बताया इन्होंने कि 2 निशान और 2 विधान नहीं हो सकते, उसी की खिलाफ वर्जी करते हुए ये वहां मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। आज ये कह रहे हैं कि हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ये जो झूठ बोल रहे हैं पूरे देश से नहीं बता रहे हैं, उसी में एक चीज लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी लोग कश्मीर की शांति के स्टेक होल्डर हैं उन सबसे बात होगी, इंक्लूडिंग हुर्रियत से। और हुर्रियत का मैनिफेस्टो पिछले 50 साल से क्या कहता है कि हम कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र मानते हैं और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये दोनों इतने कंट्राडिक्शन है कि आप कह रहे हैं कि हम सीबीएम से बंधे हुए हैं। तो ये कौन सा सीबीएम है जो आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं? और तीसरी बात जो अब से थोड़ी देर पहले की है कि हुर्रियत के लीडर पिछली बार पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलने आए थे। उनके मिलने पे आपने दो देशों की वार्ता को रोक दिया था। और अब से कोई 1 घंटे पहले हाई कमिश्नर पाकिस्तान के अब्दुल बासित साहब सैयद शाह गिलानी का घर जो गुप्ता कॉलोनी में है मालवीय नगर में, वहां वो 45 मिनट बात करके आए हैं और उन्होंने तमाम बातें कही। उसके बाद जो बयान दिया है उसके बाद भी सैयद शाह गिलानी ने विवादित बयान दिया है। तो एक तरफ आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, संसद के आक्रोश में शामिल हो रहे हैं और उसी देश के अंदर इतना हाल खराब है कि एक लिस्ट जारी हो गई है जम्मू कश्मीर में। मैं आपके पास लौट के आता हूं। अवधेश जी, आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं कि जो कुछ अब तक हुआ है, आगे का रास्ता क्या है? यहां से बीजेपी पीडीपी अलग अलग राह पे होगा या ये चलते रहेंगे ये चीजें? देखिए, देश में जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव है, भारतीय जनता पार्टी के सामने सांप और छुछुंदर की गति हो गई है। भाजपा कभी भी नहीं चाहती जो डिसीजन मुफ्ती कर रहे हैं हो, लेकिन मैं इसको उस रूप में नहीं देख रहा हूं जिस ढंग से बाकी राजनीतिक पार्टियां, हमारे मित्र पुष्पेंद्र जी या बाकी मीडिया मिलकर देख रही है। हमारा देश इस समय ऐसी हालत में पहुंच गया है लंबे समय से कि किसी भी मुद्दे पर संतुलन से विचार करके रास्ता निकालने की बजाय किस प्रकार से अपना राजनीतिक स्कोर साधा जाए, किस प्रकार से या तो हम सरकार में है तो विपक्ष में है तो सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार है तो विपक्ष को। मेरा कहना यह है कि मुशर्रफ की रिहाई से आखिर आश्चर्य की बात क्या है? मुझे कभी तक ये समझ में नहीं आया। जो व्यक्ति आते आते कह रहा हो कि हम जो है घाव पर मरहम लगाने आए हैं, हम गोली से नहीं बोली से करेंगे, हम वैसे सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे जिन पर बड़े मामले नहीं है, जिनको जमानत मिल चुकी है, दूसरे में है। इनके ऊपर 27 मामले दर्ज है। इनके ऊपर 27 मामले दर्ज है जिसमें हत्या के भी मामले। ये भी जोड़ लीजिएगा उसमें। उसने ये भी निकलते हुए कहा कि मैं एक छोटी जेल से बड़ी जेल में आ गया हूं। मैं बता तो 27 मामले 1995 से अभी तक है। दुनिया में कितने भी मामले होते हैं कोर्ट जमानत देता है। उस जो बंद है उसको बार बार किया जा रहा था, पीएस एक्ट में बंद किया जा रहा था, उसको जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वो आदमी देशद्रोही है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो आदमी भारतद्रोही है, लेकिन उसका मतलब यह है कि क्या जो हुर्रियत के सारे भरे बाहर घूम के निकल रहे हैं, जो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, कभी आजादी का, क्या उन सबको आप जेल में डाल देंगे? अगर वो सब जेल में नहीं तो एक निकल ही गया तो उस पर इतना बड़ा तूफान के क्या मतलब है? पहली बात तो मैं कह रहा हूं।
दूसरा ये कह रहा हूं कि जिस सीएमपी की बात कर रहे हैं, जब नवंबर 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद, कांग्रेस और पीडीपी और निर्दलीय सब मिलकर एक ग्रुप बनाए थे जिसमें सरकार बनी थी, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल था आतंकवादियों से बातचीत। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनकी रिहाई भी शामिल था, उनकी रिहाई भी शामिल था। उस समय 1200 से ज्यादा लोगों की रिहाई हुई थी, कोई एक दो की रिहाई नहीं हुई थी। तो आज जो कांग्रेस से कह रही है ना, ये वो काम मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ कर चुकी है। लेकिन फिर भी मैं पुष्पेंद्र जी की भावना से जरूर सहमत हूं कि हिमांशु भावना से सहमत है, उन्होंने तथ्य से सहमत नहीं है। आप कैसे देखते हैं इस तमाम चीजों को? मैं जैसे अवधेश जी ने कहा कि बीजेपी फंस गई है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। लेकिन ये जो हाई तौबा मच रहा है और जो आज प्रधानमंत्री ने सदन में बयान दिया, हम बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर पीछे देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि आज मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ऐसा किया, किस परिस्थिति में क्या, किस तरह के एक्ट हैं, ये कानूनी पेच है। लेकिन आपको याद होगा कंधार की घटना, अगर आप याद कर लें, किस परिस्थिति में और किस स्तर के आतंकवादियों को एक प्लेन में बिठाकर छोड़ा गया था। तो राष्ट्रवाद, और जो अवधेश जी ने ये बात कही कि आज सत्ता में जो लोग रहते हैं और विपक्ष में जो लोग रहते हैं, सहमति नहीं बन पाती है। सहमति इसलिए नहीं बन पाती कि हर आदमी आज सुविधा की राजनीति कर रहा है, सिद्धांत की राजनीति गौण हो गया। भाषण देना बहुत सरल काम है, लेकिन सिद्धांत पर आगे बढ़ना बहुत कठिन है, जो आज परिलक्षित हो रहा है। आज प्रधानमंत्री के भाषण को देख लीजिए, भाजपा के वो लोग जो पहले विपक्ष में थे, उनके सदन में ही भाषण को उठा के देख लीजिए बड़ा। और हमारे एक मित्र ने भी कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में ही थे, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। मैं तो आज ये कह रहा हूं कि आज जिस तरह की सुविधा की राजनीति हो रही है, आज अगर कांग्रेस और पीडीपी भी अगर मिलकर सरकार चलाई होती तो हो सकता है कि आज कांग्रेस के समर्थन के बावजूद भी उनको रिहा कर दिया जाता और कांग्रेस खामोश रहती और बीजेपी उसी तरह से हमला करती जिस तरीके से आज कांग्रेस कर रही है। तो आज देश में मुद्दों की राजनीति गौण हो गई है, सुविधा की राजनीति शुरू हो गई है, और इसीलिए इस तरह का विरोधाभास दिख रहा है। इस तरह का विरोधाभास हरकेश इसीलिए है जहां की सिद्धांत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर की जो स्थिति है, जहां प्रधानमंत्री कहते हैं हम आक्रोश में भी शामिल हैं, जहां कहते हैं ऐसा हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में भारत की जो एकता, अखंडता या उस भारत देश हित से जुड़े हुए चीजें हैं उस पर वो कोई समझौता नहीं कर, तमाम बातें कही जा रही है। और जो अवधेश जी कह रहे हैं, जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, जो हिमांशु कह रहे हैं, जो गिरीश जी कह रहे थे, तमाम चीजों में खुद यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर विरोध भी है और द्वंद्व भी है। देखिए, द्वंद्व इसलिए है कि पीडीपी और आपकी बीजेपी दोनों ने मिलकर वहाँ सरकार बनाई। जो सरकार काफ़ी दिनों तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा, गवर्नर शासन आप कहिए लागू रहा, और बहुत दिनों तक इन लोगों की आपस में बातचीत होती रही। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीएमपी इन लोगों ने बनाया, उसके आधार पर सरकार बनी। अब सरकार बनने के बाद उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद का कहना ये है कि हमने जिन भी लोगों को छोड़ा है उस सिलसिले में उस सीएमपी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हम रिकन्सिलिएशन की राजनीति करेंगे। अब रिकन्सिलिएशन की राजनीति को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इस पर दोनों पार्टियों की स्पष्ट बात नहीं हुई है। इसको अपने अपने ढंग से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। स्पष्ट बात हुई होगी, लेकिन ये जो परिणाम आ रहे हैं इसकी शायद कल्पना नहीं की होगी। हाँ, उसमें जो भी बात इन्होंने किया ना, हम एक मिनट इस बात को कह लें, तब उसके बाद अभी हमारी बात थोड़ी सी बाकी, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन शब्द को या तो दोनों पार्टियां अपने अपने ढंग से अलग अलग डिफाइन कर रही हैं। उस डिफिनीशन में अपने पार्टी हितों को ध्यान में रखते हुए अगर काम किया जाएगा तो वो देश के हित के खिलाफ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन ये काम जो मुफ्ती साहब ने किया है वो हमें लगता है कि उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन इसका ये किया है कि हम किसी को भी छोड़ सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को छोड़ने से ये सारा हंगामा खड़ा हो रहा है, उन्हें छोड़ने के पहले ये सोचना चाहिए था कि इस व्यक्ति के क्या ये नहीं है। पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि बहुत एक लंबी लिस्ट है। हाँ, लंबी लिस्ट हो सकती है, उसमें अभी क्या क्या होगा वो तो आने वाला समय सब बताएगा। लेकिन हमारे समझ में एक बात नहीं कभी आई, पहले भी देखिए अवांछनीय तत्वों को इन सरकारों ने छोड़ा है, कैसे कैसे छोड़ा उसके बारे में कुछ अभी हिमांशु जी ने बताया है, और भी सरकारें छोड़ी हैं अगर पूरे इतिहास में जाइए तो। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि कोर्ट का जो मुफ्ती साहब बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट ने सब में उनको जमानत दे दी थी, वो छूटे हुए थे। तो जब आखिर कोर्ट का क्या आधार है कि वो सिर्फ
जहां चाहता है, कोर्ट को कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई बार वो ऐसे स्टैंड लेता है जिसमें कि सरकारें भी काफ़ी परेशानी में फंस जाती हैं। इसमें कोर्ट ने क्यों सारी चीज़ों में जमानत दे करके उसको एकदम छुट्टी दे दी? कोर्ट की भी कहीं क्या किस तरह की जवाबदेही? पहले कोर्ट के बारे में भी कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती। देखिए, कोर्ट को भी तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए था कि वो किस तरह का व्यक्ति है और क्या क्या किया है। उनका कहना है कि कोर्ट ने सब में जमानत दे दिया। अब दिया है कि नहीं दिया है वो उसके अभी भी जो बात मंत्री ने अगर दिया तो क्यों दिया दिलीप आखिर उसके। अच्छा, दूसरी बात मैं भी कहना चाहता हूँ जी। अच्छा चलिए ठीक है, और लोग बात कर लेते हैं। मैं दो बातें संजीव जी कोर्ट संजीव जी कोर्ट के बारे में। मैं एक लॉयर हूँ जी, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो कानून है, टाडा का कानून है या नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का कानून है, उसमें जैसे प्रोविजन है जिसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कोई नारकोटिक्स रखता है तो बेल होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसी तरह टाडा में सेक्शन 20 है जिसमें अगर कोई आदमी मैंने चार्ज लगाया जाता है तो बेल इनके मामले में लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक इन लोगों के, जैसा कि आज बताया गया, मैं राज्यसभा में था या न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में मैं जो बातें पढ़ी गई है कि इन लोगों के पास के खिलाफ जो मुशर्रफ जी हैं या मुशर्रफ साहब हैं जिनके खिलाफ 27 मुकदमे थे और उन मुकदमों में उनको जो है सो सब केसों में सब डिफरेंट स्टेजेज में बेल हो गया था जी। खाली उन लोगों को कोई एक पर्टिकुलर कानून के तहत डिटेन किया गया था जिसके चलते इतना हाई तोबा मचा हुआ है। और समय की चूंकि अभी तुरंत सरकार बनी और सब बहुत रुख के सरकार बनी, 2-3 महीने के बाद बनी, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जी, चूंकि इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है कि अपने बेटी को बीपी सिंह के रिजिम में छुड़वाने के लिए भी कुछ लोगों को छोड़ा गया था, इसलिए इतना हाई तोबा मचा हुआ है। और मेरी राय है जहां तक, हालांकि हम लोग विरोधी पार्टी के हैं जी, कि अगर यदि इनको छोड़ा गया है और अगर यदि कोर्ट ने छोड़ा है तो जब तक उन केसों को कोई अध्ययन करके ये नहीं बताए कि कोर्ट ने किस ग्राउंड पर छोड़ा गया है तब तो तक सरकार की तरफ से इस तरह का जवाब नहीं, सरकार ने अगर यदि उस पे बेल हुआ था, मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने बेल किया था, मैं वही पूछ रहा हूं, हाईकोर्ट जाना तो चाहिए था। इसलिए हम लोग ये बैठ के यहाँ पर ये बात बोल दें कि कोर्ट ने क्यों बेल किया। बेल होना, अगर यदि कितना भी सीरियस केसेस हैं और अगर यदि ट्रायल डिले हुआ है तो मुलजिम को बेल किया जा सकता है। चलिए तो लेकिन ये जो बेल क्यों किया गया या बेल क्यों हुआ, ये बात को हम लोग यहाँ पर बैठ के जो है सो डिस्कस नहीं कर सकते हैं और ये नहीं बोल सकते हैं जब तक मेरिट में मैटर नहीं देखा जाए कि कोर्ट ने कोई गलती की है। नहीं, जानने का अधिकार तो है। हाँ, जरूर है। कोर्ट को इस हद तक उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि जो इस आज बहस मुझे समझ में आती है, कल तक जब तक सरकार खासतौर से आज के सरकार के बयान के बाद की बात हम कह रहा हूं कि देखिए, मसर्रत बहुत अच्छे आदमी थे, महान आदमी थे, उन पे देशद्रोह का मुकदमा था, उन पे मर्डर का मुकदमा था, उनके ऊपर तमाम चीजें थी। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उनके छोड़ने की बात से आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये बात थी और ये है, भारत सरकार चला रही है, बीजेपी क्या कर रही है? और मैं यही नहीं, बीजेपी नहीं, मैं सरकार से कह रहा हूं। सरकार अगर ये बात कहती है कि हम संतुष्ट नहीं है और ये हमारी सहमति से नहीं हो रहा, तो भाई किसकी सहमति से हो रहा है? क्या सरकार के पास लीगल ईगल नहीं है? क्या सरकार के पास लोग नहीं है? तो अगर सरकार ये कहने लगेगी कि भाई ये गलत छोड़ा जा रहा है, तो हम सरकार पे विश्वास करें, विपक्ष पे विश्वास करें? मेरा कहना यह है कि पुष्पेंद्र जी को यह समझना चाहिए और समझते भी होंगे कि जहां तक कानून व्यवस्था का जब प्रश्न होता है तो उसमें केंद्र की अपनी सीमाएं होती है। केंद्र का बयान आतंकवाद और अलगाववाद को लेकर के है कि हम उससे सहमत नहीं है। अब इस समय 3 रास्ते हैं। पहला सहमत नहीं, किससे सहमत नहीं? सवाल छोड़ने में सहमत नहीं, नहीं छोड़ने पर सहमति नहीं है जो सरकार ने बयान दिया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 2 ही स्थिति में इंक्रोच कर सकती है। या तो आप इमरजेंसी रूल लागू कर दीजिए, उसको बर्खास्त कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। एक तो स्थिति यह होती है कि उसमें कर दीजिए, या फिर दूसरा आप चीफ मिनिस्टर को हटा करके दूसरा चीफ मिनिस्टर बनवाने की कोशिश करिए। वो स्थिति नहीं है इस समय। मेरा ये कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए 3 स्थितियां हमारे पास है जो चीज जो सवाल थी। मेरा सवाल क्या रास्ता है? मैं रास्ता सरकार निकालेगी। मैं कह रहा हूं आज मसर्रत, कल फख्तू,
फिर उसके बाद मुशर्रफ अली होना है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं होना है। और मेरे भाई, मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूं। अगर ये लिस्ट चलती रही और वो बड़े हीनियस हैं, वो बड़े कमजोर मुकदमों में भी बहस क्यों नहीं है? अगर या तो केंद्र सरकार ये चिल्लाना बंद करे, जिस आक्रोश में प्रधानमंत्री अपने साथ देश को जोड़ रहे हैं, या तो वो बंद करे, एक तरफ दिखावा है, या ये कहे कि ये लीगल केसेस हैं, इसमें केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, और वो सही। ये एक साथ डबल स्पीड हो रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि सरकार ने सरकार का ऐसा है होता है। नहीं, आपकी बात सुनिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी उनकी पार्लियामेंट के साथ नहीं, कैसे हो सकता है? यासीन मलिक पर कितने 1995-94 से आप जोड़ेंगे तो हुर्रियत के सारे नेताओं पर इतने ही या इससे ज्यादा केस हो। बहस का मुद्दा नहीं है, खुद का 27 केस है जो ये कह रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद छोड़ेंगे। दिलीप जी, अवधेश जी और पुष्पेंद्र जी की जो बहस हो रही है, उसमें से मैं एक और थोड़ी सी इन दोनों की बहस में थोड़ी इस आग में घी डालने की कोशिश कर रहा हूं। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने सदन में एक बयान दिया जिस पर पुष्पेंद्र जी अपनी बात रख रहे थे कि मुझे जानकारी नहीं है और मैं सहमत नहीं हूं। ठीक है, देश में फेडरल सिस्टम है। प्रधानमंत्री की इस बात को अगर दूसरे आईने से देखा जाए तो यह बात समझ में आती है कि केंद्र राज्य के सभी फैसलों से सहमत नहीं हो सकता है। लेकिन आप अगर राजनीतिक घटनाक्रम देखें, जब भाजपा और पीडीपी की सरकार बनना लगभग तय हो गया था, बिल्कुल, तो केवल अमित शाह से मुलाकात होने के बाद वार्ता खत्म नहीं हुई थी। इस पर अंतिम मुहर तब लगी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर आपको जानकारी नहीं है तो बीइंग ए सीनियर बीजेपी लीडर तो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप सरकार के हिस्से हैं। तो आप ये कह के बच के नहीं निकल सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। That's the point. ये आप बीजेपी, आज बीजेपी में कोई भी अंदर नहीं बाहर सब लोग जानते हैं। गिरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई भी निर्णय बिना मोदी के जानकारी के सहमति की नहीं होती है। गिरीश जी को बताया होगा कि गिरीश पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम लोगों से इस पर बात नहीं हुई है और हम अलगाववाद पर हम पूरा देश एक है। हमने उनसे पूछा है एज ए प्राइम मिनिस्टर, इस समय यही वक्तव्य नहीं कहेगा कि हम अब सरकार को बर्खास्त कर देंगे, हम फिर से उसको उठा करके सेना के द्वारा दिल्ली ले आएंगे। दो अलग दिलीप जी, अगर विषयांतर करने की अनुमति दें तो मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। हो सकता है हमारे पास समय कम है, बिल्कुल हम गिरीश जी से लेकर हमें अगला मुद्दा जो गिरीश जी, मेरे को इस विषय में कहना है कि हमारी चर्चा छत पर ना होकर के छाते पर हो रही है। देश कुछ भी कर सकता है। अगर हम सबको इतनी ही चिंता है इस विषय की तो सबसे पहले तो हमें 370 खत्म करनी चाहिए वहां पर। तो करते क्यों नहीं भाई? आज अगर विपक्ष सुविधा की आप श्रीनगर की रैली में तो 370 यही आज सवाल फिर उठना चाहिए था कि हमारे पास में आप तो डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स कर रहे थे। चलिए गिरीश जी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में क्यों नहीं डाले? गिरीश जी, जो ज्ञान आप दे रहे हैं देश को समाप्त करने के लिए, गिरीश जी जो ज्ञान दे रखे उससे पहले, गिरीश जी ये जो ज्ञान आज आप दे रहे हैं देश को, आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जिस वक्त वहां गया था, आपके प्रधान एक करके बोलेंगे, दर्शक को समझ में आएगा। से बात ये कहना चाहता हूं गिरीश जी, धारा 370 पे जो आप कह रहे हैं हटा नहीं देते, सरकार में हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, हमें लेकिन प्रधानमंत्री दिल्ली में जब रैली करते हैं तो भारत माता की जय नहीं निकलता है, धारा 370 पे खामोशी होती है। जम्मू में भारत माता की जय बात करते हैं, आप तो शुरू से डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, उस रैली में मैं था, वहां पर भारत माता नहीं, आप झूठ बोले, पूरे देश के अंदर। चलिए अभी 370 पे अलग से चर्चा करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक के बाद चलिए एक छोटा सा ब्रेक के जी 370 से लेना देना है भी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये आधिकारिक तौर पर ये कहा गया है कि 370 को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो ठंडे बस्ते में नहीं लिखा हुआ है। चलिए उस पर कॉमन साझा नूतन कार्यक्रम में है नहीं। चलिए छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर।
बिल पर जो संशोधन अध्यादेश के बाद जो संशोधन संसद में पेश किया गया उसको लेकर कांग्रेस और सरकार आमने सामने है। कांग्रेस ने कहा संशोधन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहले आपको हम बता दें, आज हमारे साथ जो तमाम मेहमान बने हुए हैं, बीच में सुनील चोपड़ा जी जुड़े हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजीव जी आपसे। भूमि अधिग्रहण बिल पे जो कुछ आमने सामने क्या दिख रहा है इस वक्त, कहां तक जा रहे हैं हम, क्या क्या होने की संभावना है? पहले भूमि अधिग्रहण बिल पर मैं ये बात बता दूं कि झारखंड का मैं एकमात्र एमपी था जी जो पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था। आपको बता दूं कि जो पहला लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2014 या बिल जब 13 को पेश किया गया था पार्लियामेंट में, उसमें कुछ एक्ट को जो है सो एग्जेम्प्ट किया था, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट 1884, माइंस एक्ट 1894 हाँ ठीक है, माइंस एक्ट है और डीवीसी एक्ट है। तो उसमें एग्जेम्प्ट करने का मतलब है कि झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश जितने भी राज्य हैं जहां कोयला या माइंस निकाला जाता है, तो जो उस एक्ट का प्रोविजन था उनको एग्जेम्प्ट करने का मतलब ये था कि अगर यदि झारखंड में कोयला निकालने के लिए जमीन लिया जाए तो जो कंपनसेशन है वो पुराने एक्ट के हिसाब से दिया जाएगा, जबकि नए एक्ट में प्रोविजन है कि भाई कि जो फसल अगर यदि है और अंदर कोयला या माइंस है तो नहीं लिया जाएगा। दूसरा है कि कंपनसेशन जो है सो डिफरेंट स्टेजेज में दुगुना तिगुना तक भी होगा, और 5 साल तक अगर लैंड यूज नहीं किया तो दोबारा जो है सो किसान के पास जो है सो जा सकता है ना। लेकिन उस समय मैंने विरोध किया था कि जो ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो ये तीनों प्रोविजन को एग्जेम्प्ट किया है, उसमें जितने भी ट्राइबल स्टेट्स हैं, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो और उड़ीसा हो, वहां पर जब ट्राइबल का लैंड लिया जाएगा उनको अगर लिया गया अगर तो कंपनसेशन जो है 1894 के हिसाब से मिलेगा। इसलिए मैं उसका विरोध किया था। ऑर्डिनेंस जी बोलिए। हाँ, और ऑर्डिनेंस में तो ये जो है सो वो एक कदम और आगे है। कम से कम उस बिल में या उस एक्ट में ये प्रोविजन था कि अगर मेरा जमीन है तो हमको ये कंसेंट रहेगा, हमको ये अधिकार रहेगा कि मैं अपना जमीन दूं या नहीं दूं। अगर मेरे जमीन पर अगर यदि फसल है तो सरकार लेगी, तो अगर यदि मैं नहीं देना चाहता हूं तो मुझे अधिकार रहेगा कि मैं दूं या नहीं दूं। अगर यदि मेरा जमीन अगर यदि किसी पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लिया गया है, एक पर्टिकुलर पीरियड तक उसको यूज नहीं किया जाता है तो वो जमीन मेरे पास आ जाएगा। कंपनसेशन जो है सो लेकिन ये जो नया ऑर्डिनेंस के थ्रू जो अमेंडमेंट लाने का कोशिश किया है, हमको लगता है कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इस ट्राइबल पर्टिकुलरली को एकदम बर्बाद कर देगा। इसलिए जो है सो हम आपके स्टूडियो में ये बात बोल रहे हैं, और जरूरत पड़ी में तो पार्लियामेंट में मैं इसका भरपूर विरोध पहले भी किया था और आज भी करूंगा, कल भी करूंगा। जी सुनील चोपड़ा जी, कुल मिलाकर के जो चीजें निकल के आ रही हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसान के हितैषी है इस संशोधन जो किए गए हैं, इससे किसानों को फायदा होगा, देश को फायदा होगा, तरक्की होगी, विकास का जो गति है वो तेज होगा। ये तमाम बातें कही जा रही है। बातें तो बहुत कही जा रही हैं जी, लेकिन जो नीति है वो इंग्लैंड की 17वीं सदी की नीति है। वो तो 1894 के कानून को आप देख चुके हैं। मेरा सवाल आज के परिप्रेक्ष्य में है। आज के परिप्रेक्ष्य की बात है तो मैं जो एनपीसी की नेता मिसेस सूले हैं जी, उन्हीं की बात रखता हूं। वो पूछ रही हैं, वो कह रही है कानून तो आपका पास हुआ था, ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी जी। उन्होंने कहा मैं जानना चाहती हूं कि ये ऑर्डिनेंस लाने को किसने आपको राय दी और उनका क्या इंटरेस्ट है। और इनका जो बात कही है कि ट्राइबल्स को लूटने का इंटरेस्ट है, मेरा ये कहना है किसान को लूटने का इंटरेस्ट है, क्योंकि जो इरिगेटेड लैंड है वो भी इसी तरह जा सकती है किसान के हाथ से। और किसी देश में नहीं, आपने बहुत अच्छा बात, मैं ये बात बोल रहा हूं कि झारखंड में जैसे झारखंड जो है सो 32% कोयला का टोटल रिजर्व झारखंड अकेले देता है, और कोयला निकालने के क्रम में अगर यदि आप किसी ट्राइबल का जमीन लेते हैं और उसको जो है सो कंपनसेशन 1894 के कानून में देते हैं, तो वो कहां का न्याय है? पहले तो ये बात है। अगर माइंस निकालने के लिए झारखंड तो क्या अब रास्ता क्या है? जो रास्ता है कि हम लोग जी मतलब आज संसद से लेके सड़क तक इस
एक्ट का विरोध करेंगे। और अगर यदि उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंदोलन करना पड़े तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। हमने आप अपना आर्काइव देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से मैं ही सिर्फ झारखंड के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिर्फ मैं विरोध किया था। और उस समय यूपीए की सरकार थी और मैंने बोला था कि जयराम अगर ये कानून पास हुआ तो झारखंड आपको और हमको माफ दोनों को नहीं गिरीश जी, आपको लगता है, मैं आपके पास आता हूं सर, आपको लगता है कि जो संशोधन जो तकरार है इसमें कमी आने वाली है और एक जो संशोधन किए गए हैं क्योंकि संघ के तरफ से भी जो खबर भारतीय किसान यूनियन जो है संगठन है। सबसे पहले तो मैं एक बात ध्यान कराना चाहता हूं कि जिस पर मेरे से पूर्व दोनों वक्ताओं ने विषय रखे, चाहे वो कोयला का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो, जहां जहां खनिज है और उनका अधिग्रहण तो बहुत पहले हो चुका है, इसलिए उनका मामला तो कहीं बचता ही नहीं है जी। अब तो अगर उनके मामले में अगर ये संघर्ष करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें दोबारा से कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। आज जो अध्यादेश जो संशोधन लाए गए हैं, जो संशोधन लाए उसके विषय में एक बात ध्यान कराना चाहूंगा। मैं अपने गांव का ही एक विषय लेता हूं। मैं एक पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूं, तो हमारे चारों तरफ के गांव में सड़क आ चुकी है और एक तरफ फॉरेस्ट है हमारे यहाँ। तो पिछले 20 साल पहले हमारे यहाँ के लिए सड़क का सैंक्शन हुआ था कि सड़क हमारे यहाँ आनी चाहिए। आज उसकी लागत करीबन 100 गुना हो गई है। 7 किलोमीटर को बनना है, लेकिन पुराने कानून के आधार पर वो सड़क नहीं बन पा रही थी। तो मुझे लगता है कि ये जो नया कानून आया है उसके कारण से मेरे गांव तक तो सड़क आ जाएगी। और जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे यहाँ के, जिनमें संसाधन है, बहुत तरह की चीजें हैं जिसको हम बेच नहीं सकते थे, अगर खच्चर के माध्यम से भी अगर हम लेकर के जाते थे उस सामान को, तो उस सामान से दुगनी लागत उसकी हो जाती थी, तो हम बाजार में उसको बेच नहीं सकते थे, हमें रोजगार प्राप्त नहीं तो ऐसी स्थितियां हैं कई जगह, ऐसी स्थितियां बहुत जगह पर है। अवधेश जी, जो बात कह रहे हैं आपने बिल्कुल गंभीरता से, जो गिरीश जी जो बात कह रहे हैं कि आज भी 40 साल 30 साल हो गए सड़कें नहीं बन रही है, कई ऐसी रुकावटें आती हैं। गिरीश जी जो बोले, इन्होंने जो बताया कि जमीन, एक सेकंड में आपको जी बोलिए। तो मैं उनको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पर गहन अध्ययन करके पार्लियामेंट में बोला हूँ। इन्होंने अगर यदि बोला कि ऐसी कोई जमीन बची नहीं है तो फिर वो उन एक्ट को एग्जेम्प्ट क्यों किया गया? एग्जैक्टली कोल बियरिंग एरियाज एक्ट है और माइंस एक्ट और डीवीसी एक्ट। अगर डीवीसी को जमीन चाहिए तो 1956 या 54 का कानून से चिन्हित हो चुकी नहीं चिन्हित अभी भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पाकुड़ और दुमका के बहुत संथाल परगना के ऐसे जगह हैं, आपको अगर मैं लिस्ट नहीं लाया कि अभी भी ऐसे जमीन लिए जा रहे हैं। अगर यदि नहीं लेना होता तो उनको एग्जेम्प्ट क्यों करता है इस एक्ट में, ठीक है, कानून में। अब इसलिए देखिए ऐसा है कि हमको इसके विचार करने के 3 हमारे लिए पहलू है। सबसे पहला यह है कि यह बात सच है कि 1947 से लेकर के अभी तक जिस ढंग से मनमाने ढंग से भूमि के अधिग्रहण हुए, जिस ढंग से लोगों का विस्थापन हुआ, सही ढंग से पुनर्वास नहीं हुआ, उनको मुआवजा नहीं मिले, और बाद में तो यह स्थिति हो गई कि कोई म्यूनिसिपैलिटी और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट जो है डेवलपमेंट ऑफिस जो होता था वो किसानों से और छोटे से कम पैसे पर लेकर और जमीन लाखों में बेचने लगा। तो उन सब के कारण देश में एक शंका और ये माहौल है कि पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। तो एक पहलू है, इसलिए मैं उस आशंका को खारिज नहीं करूंगा। लेकिन हम अगर 2 स्थितियां हैं, हम तुलना 2013 के कांग्रेस के द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून से और इस ऑर्डिनेंस से करते हैं तो केवल जो अंतर आया है वो 3 बिंदु पर अंतर आया है। पहला अंतर यह आया है कि जो सोशल इंपैक्ट का स्टडी था उसको इस गवर्नमेंट ने कहा कि भैया उसमें ये ज्यादा एनजीओ, ये सुनील चोपड़ा के जो सीपीएम वाले 10 एनजीओ लेकर के विदेश से पैसा ले आते हैं इनके लोग, और वो एनजीओ वाले वहां विरोध करके कोई काम होने नहीं देते हैं। तो एक तो भैया इसमें बड़ी समस्या है और वो पब्लिक न्यायालय लगाने लगते हैं सारी, वो कोई काम नहीं होता, इसलिए इसको तो खत्म करो, काम करना है। दूसरा यह था कि जो 80% और 70% की सहमति थी उसको सरकार ने अलग किया, उसके पक्ष में। बाकी प्रोविजन में कहीं कोई अंतर नहीं आया है पूरे नहीं, उसमें है मल्टी क्रॉप, उसमें कई सारे ऐसे चीजें हैं, उसमें न्यायिक प्रक्रिया में जी। मल्टी क्रॉप में पहले भी था कि 5% लैंड हम मल्टी क्रॉप का भी हम जो है अधिग्रहित कर सकते हैं।
इस बार इसमें है कि जो केबल जो है वो पब्लिक और उसके लिए उसका प्रशासन के लिए भी उसमें ऐसा नहीं है कि मल्टी क्रॉप को पूरा कर लेंगे। हर केसी के पास आते हैं, हर केसी के पास आता है, पूरा कर लूं ना, ये तो टोकेंगे। मेरा ये कहना है कि जो संजीव जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये थोड़ा एक्सट्रीम व्यू है, एक अतिवाद से ग्रस्त है, जैसे विदेश की कोई सरकार आ गई है और वो हमारा सारा कब्जा कर लेगी। इसमें कहीं ये प्रोविजन नहीं है कि किसी प्राइवेट बिल्डर को प्राइवेट को देने के लिए सरकार भूमि को का अधिग्रहण करेगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो वो प्राइवेट का नहीं हुआ। अगर हम उसके साथ पीपीपी कैसे हो जाएगा? अगर पीपीपी से हम हॉस्पिटल प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व है, दैट विल बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। पीपीपी के साथ होगा तो प्राइवेट का नहीं होगा। अगर यदि आपके बात को सही माना जाए, अगर आप पीपीपी नहीं करेंगे, दो स्थितियां है भाई, या तो आप उद्योग बनाइए नहीं, सड़क बनाइए नहीं, कहीं कुछ करिए नहीं, ठीक है। और सुनील चोपड़ा जी की सरकार ने जो सिंगूर में और नंदीग्राम में जो किया उसी के लिए जिसको पैदा करेंगे, आपने तो कर दिया पूरा। चलिए समय कम है, चलिए अवधेश जी, हरकेश जी किसी भूमि अधिग्रहण अवधेश जी के कारण पूरे अवधेश जी प्लीज ये खुद करते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री को भी हरकेश जी दुबई और आकर के इस समय हरकेश जी कहानी सुना रही है, हरकेश जी आपके रहते नहीं देंगे, आप डुबाएंगे ही जी। सुनील जी प्लीज, हरकेश जी आप बोलिए, आप बताइए। कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का स्टैंड है इस वक्त, जो कांग्रेस कह रही है कि किसी भी कीमत गलत है और इसको क्यों लाया गया है जी, आज पार्लियामेंट में पूछा गया जी। देखिए, मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ जी, ये सारी बातें हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से कि कंट्रोवर्सी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे, कहीं से उसके तरीके बनाइए कि किस तरीके से करिए ताकि जिसकी भूमि ली जाए उसको वही कोई तरीका नुकसान ना हो जी। उसमें अगर आप भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट का कोई काम आप नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते, रेल लाइन नहीं ले जा सकते, रोड नहीं बना सकते। ये सब चीज़ें आखिर बनती किसके लिए हैं? पब्लिक के लिए तो बनती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इन सब चीज़ों के लिए लैंड लिया ही नहीं जाएगा या नहीं लिया जाना चाहिए, तो बनेगा कैसे? आज जिस किसान की भी ज़मीन ली जाती है, उस किसान के भी लड़के को अगर जॉब देना है, नौकरी, सारे लोग परिवार के तो सब खेती पर निर्भर रहते नहीं, सब पढ़ लिख करके निकलते हैं, सभी चाहते हैं कि हमको कहीं कहीं नौकरी मिले, जॉब मिले। इसके लिए अगर आप ये सब डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे तो इनको नौकरी मिलेगी कहाँ से? तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि जो इरिगेटेड फर्टाइल लैंड है, भरसक अवॉइड किया जाना चाहिए कि उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप कहीं से रेल लाइन ले जा रहे हैं या रोड ले जा रहे हैं तो उसमें ऐसा एरिया पड़ सकती है जी। लेकिन इसके साथ ही हम अगर ये कहें कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें कि कंक्रीटली पथरीली ज़मीन बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्री अगर बनानी है तो वहाँ पर क्यों ना बनाई जाए, क्यों ऐसी जगह पर बनाई जाए? तो अगर ये सवाल ना खड़ा होता हो कि किसी एक स्टेट में ही सारा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तब तो आप आसानी से कर सकते हैं जी। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है उसमें या तो किसान विरोधी लोग इसको बता रहे हैं या कह रहे हैं पॉलिटिकल कॉर्पोरेट प्रो कॉर्पोरेट किसान विरोधी है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर कुछ बात ही नहीं करना चाहते। मैं थोड़ा सा हरकेश बहादुर, ठीक है आप कहिएगा, लेकिन हमारी बात सुनिए। पॉलिटिकल कंसिडरेशन पर पॉलिटिकल लोग अपनी बात कर रहे हैं, मैं इससे हट करके बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि देश का विकास हो, लोग बेरोजगारी दूर हो और लोगों को, किसान के लड़के को भी रोजगार मिले। इसके लिए जरूरी है कि हम देश का विकास करें और इसमें ये जरूर हमको करना चाहिए। उसके लिए ये जो कानून बन, ये संशोधित कानून में अगर कहीं कोई खराबी है, इसके संशोधन लाए जाने चाहिए और देश के जो तमाम राजनीतिक दल वहां पर बैठे हुए हैं, ईमानदारी के साथ सबको बिल्कुल करना चाहिए। एक बिल्कुल अलग अलग राय है उसमें। आप देखिए तकरार जो है वो पॉलिटिकल रीजन से, ये सियासी कारणों से। मैं आप लोगों का ध्यान, संजीव जी सियासी कारणों से विरोध हो रहा है। आपको मैं ये इनके ऋषिकेश बहादुर जी का, ऋषिकेश बहादुर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। इन्होंने जो बताया कि जमीन लेना पड़ेगा, जमीन जुगों जुगों से लिया गया है। जो राष्ट्रपति भवन है
वो भी मालचा गांव था। देखिए बहुत कम पैसे में लिया गया, वो हम नहीं कह रहे हैं। अगर यदि जमीन लेने से ही खाली डेवलपमेंट होता तो झारखंड का जितना भी ट्राइबल का जमीन लिया गया है, जिसमें कोल माइंस है और दूसरे माइंस है, लेकिन झारखंड का 14% ट्राइबल झारखंड से बाहर है। दिल्ली का कोई भी ऐसा हाउस होल्ड नहीं है जिसमें ट्राइबल लड़का ये इस बिल के कारण है, ये इस अभी जो पल, बिल आया इसके कारण है। नहीं अभी इस बिल जो आप कह रहे हो तो हुआ ही है देश में। नहीं हुआ है, लेकिन तो अगर यदि ये बिल पास हो जाएगा क्या हुआ है इससे संशोधन ये कहना कि ये इस समय देखिए ऐसा है, ये सब कुछ हुआ है, हम लोग मानते हैं और लेकिन अब देखिए मेरा कहना यह है दिलीप जी कि भूमि का अधिग्रहण, मेरा कहना है कि किसानों का सम्मान और उसका जो सामाजिक सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। पहला तो यह है। दूसरा सामाजिक परियोजना में उनकी आवाज का महत्व हो, पुनर्वास जो है व्यवस्थित न्यायपरक हो, मैं कह रहा हूं इसे सुनिश्चित करना चाहिए। मेरा एक और सुझाव है कि अगर जमीन अधिग्रहण को लीज कर दिया जाए, अगर मान लीजिए कि हम पूरा नहीं करते, हम अगर लीज पर लें तो शायद बहुत सारी समस्या सुलझ सकती है, लेकिन जिस ढंग से इसको हवा बना दिया गया है, अरे आपका काम तो विरोध करना है, खुद भी डूबे विरोध का बात नहीं, का बात अपना जगह पर है, लेकिन पूरा ट्राइबल को जो है सो आप लोग नक्शे से मिटाने का ये राजनीतिक बयान नहीं है, राजनीतिक बयान है, ये 100% राजनीतिक बयान है। बिल्कुल अवधेश भाई, वो मुझे लगता है कि देखिए संजय भाई जो एक बात कर रहे हैं इस पे हम लोग डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं और ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि मान लीजिए बस्तर में आपने जमीन ले ली, बस्तर के अंदर जो ट्राइब्स और जातियां रहती हैं उनकी जीवन शैली वो नहीं है कि आप कंपनसेशन में उन्हें कनॉट प्लेस में लाके बिछा दें। कनॉट प्लेस में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये जो तरीका है कि आप किसी को उजाड़ेंगे जो वहां उस तरीके के जीवन शैली के आदी हैं, उनको आप कंपनसेशन के नाम पे कहां ले जाके बसाएंगे? उनका पूरा जीवन उसी जंगल में है, उनकी जो पूरी जिंदगी है वो उसी में है। क्या आप चाहते हैं कि हमेशा वैसे ही? नो वैसा नहीं, हम ये चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा। अब ऐसे तो आप ये कहिए कि बनमानस से खड़े होते होते आज आप ऐनक लगाने लगे और आप क्या कहते हैं मर्सिडीज में चलने लगे, तो वो एक प्रक्रिया है। तो क्या लेकिन आप किसी को इस तरीके से उजाड़ दें, दूसरी बात ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो 5 साल का मामला है कि भाई आप किसी की जमीन लें और 25 साल तक उस पर आप इंडस्ट्री ना लगाएं और उसके बाद में क्या कहते हैं वो जमीन अपनी वापस ना ले, वो क्लॉज की बात है। मेरा कहना यह है कि इस देश में रेल, हवाई जहाज के एयरपोर्ट से लेकर जितनी भी चीजें हैं उसके लिए कोई डिस्प्यूट नहीं। लोगों ने जमीन दी है भाई, क्या वो कोई आसमान में बने? लेकिन सवाल यह है कि आप मल्टीनेशनल, आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल के दबाव में यहां जमीनें खरीदेंगे। इस देश की खेती जो इस जमीन का बेसिक सर्वाइवल है उसको खत्म करके आप पिज्जा पे और पेप्सी पे लोगों को और उस कचरे को खाएं और उसके बाद ये आबादी जो है इंटरनेशनल फकीर हो जाए। सवाल यह है कि इसका लार्जर देखिए, इंडस्ट्री से लोगों का विकास नहीं होता, विकास होता है, इंडस्ट्री से भी विकास, ऐसा किसी पार्टी को नहीं विकास होता है। नहीं अगर नहीं एग्रीकल्चर से मैं तो मानता हूं कि एग्रीकल्चर से ही विकास होगा, लेकिन विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के समर्थक है। सवाल है कि आप तय कर दो कि देश में अब इंडस्ट्री एक भी नहीं लगेगी, तो ये हमको रोड नहीं चाहिए। संजीव जी लास्ट लगाइए, लेकिन बहुत कम, एक सवाल हमारे पास समय कम हो गया, हमारे पास समय कम है, सिर्फ अब एक सिर्फ नहीं, मेरा एक जो इन्होंने बताया, अगर यदि खाली इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से ही अगर लोगों का अगर यदि भला, ये कौन कह रहा है? एग्रीकल्चर को खत्म करने क्या बोलना चाहते हैं कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मेरा तो कहना यह है कि अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए तो आपको रास्ता निकलना पड़ेगा। और भूमि अधिग्रहण के देखिए जो 60-70 साल में 67 साल में हुए हैं, सारा सामान आप बाहर से खरीदते रहिए, सारा कीमत हम वसूल 10 महीने की सरकार आके ये बोले जिस कानून को संसद ने पारित किया उसमें मात्र 3 संशोधन छोटे से हुए हैं, उसमें अगर छोटे नहीं है। संजीव जी 30 सेकंड में आप कंक्लूड करें। संजीव जी, हाँ, मैं ये बोलता हूं कि ये जो ऑर्डिनेंस है या जो संशोधन है, ये जो है सो जहां भी ट्राइबल है उनके लिए बहुत विध्वंसकारी होगा। और आज यदि 14% ट्राइबल अगर यदि विस्थापित हुए हैं, ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, और 10 साल में जो है 19 राज्यों में ट्राइबल आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस विधेयक का या इस ऑर्डिनेंस का
हम और हमारा पार्टी भरपूर विरोध विरोध करते करेगी कंप्लीट और करेगी। पुष्पेंद्र जी 30 सेकंड आप राजनीति से अलग हो नहीं सकते। पुष्पेंद्र को 30 सेकंड आपके पास आ रहा सबसे ज्यादा सीट ट्राइबल की बीजेपी को आती है, क्या बात कर रहे हैं? कौन बोल दिया बीजेपी? आप कम करके चलिए अब देश सभा में समय नहीं कर रहा वो ट्राइबल को क्या उजाड़ने के लिए आप देश सभा समय नहीं है। पुष्पेंद्र 30 सेकंड गिरीश जी ने जो अभी थोड़ी देर पहले जी, मासूमियत से एक आप- मिसाल आपके दी पॉइंट से मैं थी। सहमत गिरीश जी ने कहा कि उनके गांव में पुराने कानून की वजह ये से तो सड़क नहीं बनी, determined। कानून बदल दिया गया इसलिए सड़क बन जाएगी। मैं कह रहा हूं कानून तो आपने बदल दिया लेकिन कंपनसेशन वही का वही है। सवाल ये है कि कंपनसेशन के लिए कानून बदला आपने, उसके लिए सन क्यों कंपनसेशन बढ़ाइए। चलिए सुनील चोपड़ा जी वर्तमान मार्केट मेरी रेट तो से समझ बिल्कुल सिंपल है इस मामले में। कंपनसेशन मेरा ये बढ़ाइए। कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है संशोधन अब तो पेश लोकसभा में मेरा ये कहना है कि जो कानून भले पेश कर दिया हो वो वही ऑर्डिनेंस है। जी मेरा ये कहना है ये पार्लियामेंट्री कमेटी पे फिर जाना चाहिए और डिबेट रोक दो उसको। हाँ, हो गिरीश जी दूसरी चीज अरे आपका लोकसभा में लोग हैं, नहीं, आपकी बात दूसरी क्यों चीज मानेगा कोई? मैं बोलूंगा नहीं, कैसे बोलेगा आप? बिल्कुल बोलूंगा। नहीं, कैसे बोलेगा? आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, आप बोल के जो है आपका विरोध कभी कभी पूरा राजनीतिक है। समय आपका समय कम है, एजेंडा बिल्कुल। है। आप एजेंट है मास्को के समय दूसरी कम चीज है। देश में। समय कम दूसरी है। चीज है जो बहुत जरूरी नहीं, है, आप इनके पक्ष में दूसरी बोल ही चीज क्यों तैयार हैं? बहुत जरूरी है वो ये है क्या है कि आप कह रहे हैं कि जितनी जमीन ली जाएगी वो इंडस्ट्री के लिए ली जाएगी। कौन कहता है? आप टी गार्डन्स के इतिहास से देख के आज तक अरे देखिए। इस इतिहास को छोड़िए, नई चीज को बनाइए। 1962 में नया काम नया तरीके से चलिए भाई, तो पुरानी गलती- ये एंटी नेशनल है भाई। हमें एक मिनट समाज बोलने है ये 62 में भारत के खिलाफ लोग आधा हैं। मिनट। ये भारत के आपकी सरकार है, ये भारत के खिलाफ लोग हैं। 30 सेकेंड 30 सेकेंड आप पूरे देश में 10 रह गई हैं। चलिए थैंक यू हरकेश जी क्या ये बयान नहीं चलेगा। आप टीवी को अपना एजेंडा मत बनाइए। ये चिल्ला रहे हैं। हमारी बात सुनिए। अब प्लीज मेरा ये कहना है, मुझे 30 सेकंड टाइम मिला है, कृपया होता नहीं है, 10 गुना ज्यादा ले लेते हैं। आज भी 3,500 आज तक जो हुआ है अंबानी ने झज्जर में ले रखी। जी ये सरकार बिल्कुल आप क्या थे? चलिए हरिकेश जी आज तक बंद हो गई है, वो जमीन हरिकेश जी हमारे पास समय खत्म हो गया है। हरिकेश जी कुछ नहीं होगा। हरिकेश जी आज तक जो हुआ है, सुनील जी प्लीज चिल्लाते हरकेश जी सुनील जी प्लीज। आज तक जो हुआ है उसमें बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को दूर करके एक नया कानून जो आप बना रहे हैं उसमें उन कमियों तो को इसीलिए दूर पार्लियामेंट्री करके कमेटी तक जाना चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो जा सकता है, इनकी उसको पार्टी अगर लोग चाहे तो बताएंगे भेज दो, वहाँ लेकिन जाना सुनिए, चाहिए, तो जाएगा नहीं। लेकिन किसानों के हितों का संरक्षण इनका बस करते चले हुए तो देश पुलिस के ब्यूरो में विकास चला को जाएगा। अवरुद्ध करने का कोई भी कार्यकलाप नहीं होना चाहिए। चलिए गिरीश जी मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं सिर्फ किसानों तक भूमि को सीमित करके बाकी सबके साथ में अन्याय कर रहे हैं जी। किसान क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हमें ये विषय रखना चाहिए ग्रामीण और शहरी हिसाब से और जंगलों के हिसाब से हमारे को बंटवारा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जी सबका जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसमें एक चीज और जोड़ी जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो हमारे चरागाहों की जमीनें थी फिलहाल तो उन गिरीश पर जी भी कब्जे हुए हैं। चलिए कब्जे की बात बाद में कर लेंगे। फिलहाल गिरीश जी कहीं ना चलिए कहीं गिरीश जी भूमि अधिग्रहण में ये भी जोड़ना चाहिए। ऑलरेडी हमारा समय खत्म हो चुका है। गिरीश जी, हरकेश जी, अवधेश जी, संजीव जी, पुष्पेंद्र जी, सुनील जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।